नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में अखिल भारतीय मंच स्वदेशी जागरण के अधिकारी दीपक शर्मा जी हमारे समक्ष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं और अपने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो कुछ सवाल मैं आपके बीच लेके आया हूं जो कि हमारे लोग समाज जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्वदेशी जागरण मंच आखिर में है क्या? स्वदेशी जागरण मंच 22 नवंबर 1991 को दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इसका गठन किया था और इसका गठन एक विशेष परिस्थितियों में हुआ था। 1991 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक बनाया जाए, जिसको प्रचलित भाषा में हम WTO कहते हैं। सभी देश उसके सदस्य बने और एक ही नीति रीति पद्धति से सभी देश परस्पर व्यापार करें, अपने देशों की सीमाओं को खोल दें, चाहे वो कस्टम ड्यूटी के लिए हो, चाहे विदेशी पूंजी के प्रवाह आवागमन के लिए हो, चाहे विदेशी टेक्नोलॉजी के मुक्त आवागमन के लिए हो। वैश्वीकरण का जिसे हम दौर कहते हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो दौर था। तब ये कहा गया था कि दुनिया एक ग्लोबल फैमिली बन गई है, विश्व एक परिवार बन गया है। तब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने ये विचार किया कि हम हजारों सालों से वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और हजारों साल पुराना देश होने के कारण, सभ्यता होने के कारण, मानव जीवन, समाज जीवन और राष्ट्र जीवन के जितने आयाम होते हैं उन पर हमारा गहरा अनुभव जनित अध्ययन है और उसके आधार पर हमने समस्त पृथ्वी को चलाने का जो एक कल्पना सोची है वसुधैव कुटुंबकम की, यानी समस्त विश्व एक परिवार है। उस देश में 250-300 साल पुराने देश यह बताने आए हैं कि ग्लोबल फैमिली हो गया है। तो उनको जिज्ञासा हुई ये ग्लोबल फैमिली क्या है। तब उनके ध्यान में आया कि यह विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों के काम धंधे, रोजगार, प्राकृतिक साधन, उनके उद्योग व्यापार सबके शोषण का औजार है और आने वाले समय में इसके कारण बड़ी समस्याएं जनता के सामने रोजगार की, अन्य चीजों की आएंगी। तो उन चीजों को समझने के लिए और जनता तक उन विषयों को सरल भाषा में ले जाने के लिए एक मंच की जरूरत पड़ेगी। तो उस दृष्टि से उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच 22 नवंबर 1991 को बनाया। मेरा अगला प्रश्न आपसे, इस अभियान को आप धरातल पर कैसे उतारेंगे? स्वदेशी जागरण मंच समय समय पर मुद्दा आधारित अभियान लेता रहा है। चाहे हमारा वो रिटेल FDI को लेकर अभियान हो, चाहे आयोडीन नमक पर अभियान हो, चाहे पेटेंट को लेकर अभियान हो, चाहे भूमि सुपोषण अभियान हो। उसी क्रम में हमने 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस 12 जनवरी 2022 से, मैं दोहराता हूं, 12 जनवरी 2022 स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस से हमने स्वावलंबी भारत अभियान प्रारंभ किया है। लगभग 1.5 वर्ष इसको हो गया है। यह स्वावलंबी भारत अभियान इस दृष्टि से लिया गया है कि भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। UN के अनुसार भारत की जनसंख्या 142 करोड़ पार कर गई है। अगर हम दूसरी दृष्टि से भी देखें तो भारत इस वक्त विश्व का सर्वाधिक युवा देश भी है। भारत में एक दिन के बालक से लेकर 15 साल की आयु तक के 37 करोड़ बच्चे हैं जिनको अच्छा भोजन,
अच्छी शिक्षा चाहिए। 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के 37 करोड़ युवा हैं जिनको इस आयु में एक संतोषजनक रोजगार चाहिए। और कुल 142 करोड़ में हम देखें तो भारत के पास 100 करोड़ लोगों की ऐसा मानव श्रम बल है जिसको कुल मिलाकर सबको रोजगार चाहिए। सरकारों के वश की यह बात हो ही नहीं सकती, चाहे कोई भी सरकार हो, वो 100 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। और इसमें भी एक राइडर है, हर महीने 10 लाख युवा काम करने लायक उम्र के हो जाते हैं। कहने का मतलब जो हमारी वर्क फोर्स है जिनको रोजगार चाहिए, उसमें हर वर्ष 1.25 करोड़ युवा और जुड़ जाते हैं। भारत ही नहीं, समस्त विश्व की सरकारें भी एकजुट हो जाएं, अपने सारे आर्थिक संसाधन झोंक दें, तो भी इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। अपनी बात का समर्थन करने के लिए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। 2 प्रकार का क्षेत्र होता है जो रोजगार देता है। एक क्षेत्र होता है संगठित क्षेत्र, एक क्षेत्र होता है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में 5 प्रकार की चीजें आती हैं। 4 प्रकार की सरकारी नौकरी। पहला, जहां 10 लाख से अधिक की जनसंख्या होती है वहां जन्म, मृत्यु, सफाई आदि इन चीजों के लिए नगर निगम होते हैं। देश में कुछ समय पहले तक 56 नगर निगम थे। तो पहली सरकारी नौकरी होती है नगर निगम। दूसरी सरकारी नौकरी होती है राज्य सरकार की, जैसे हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। तीसरी नौकरी होती है केंद्र सरकार की, जैसे भारतीय सेना। और चौथी नौकरी होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसके अलावा संगठित क्षेत्र में जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं, स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं जिनके शेयर हम देखते हैं उतार चढ़ाव होते हैं, कहने का मतलब जिनका पीएफ कटता है, क्योंकि उससे गिनती की जा सकती है। तो ये 4 प्रकार की सरकारी नौकरी और ये कंपनियां, ये कुल मिलाकर संगठित क्षेत्र है और ये केवल 3 करोड़ 80 लाख लोगों को ही रोजगार देता है। देश का कार्यबल लगभग 100 करोड़ लोगों का है। तो बाकी 93% रोजगार कहां से आता है? तो वो रोजगार असंगठित क्षेत्र देता है। ये हमारी बाजारों की दुकानें, ये हमारे सड़कों पर चलते हुए ट्रक, ये हमारी चलती हुई ओला उबर की टैक्सियां, ये हमारे चलते हुए ऑटो, ये हमारे मछुआरे, छोटी फैक्ट्रियां, खेती किसानी, कारीगर, बुनकर आदि, ये सब असंगठित क्षेत्र है। देश का 93% रोजगार ये लोग देते हैं। इसमें कुछ मैं आंकड़े आपको देता हूं। देश में 1 करोड़ ट्रक हैं, किसी के 2 ट्रक, किसी के 20 ट्रक, किसी के 100 ट्रक, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। 1 करोड़ 20 लाख लोगों को ऑटो चलाने से रोजगार मिलता है। नितिन गडकरी जी अनेक बार कहते हैं रिक्शा से 1 करोड़ लोग आजीविका कमा रहे हैं। हमारी जो तटीय सीमा है, उड़ीसा से नीचे उतर जाओ, केरल और ऊपर चढ़ जाओ गुजरात, 7200 किलोमीटर की लंबी तटीय सीमा, 3 करोड़ मछुआरे यहां पर रहते हैं जो मछली पकड़ के रोजगार पाते हैं। 2.5 करोड़ हमारे यहां बुनकर आर्टिजन्स हैं, कारीगर हैं। श्रम मंत्रालय का लेबर ब्यूरो के अनुसार 3 करोड़ लोग राजमिस्त्री के काम से आजीविका चला रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख छोटी दुकानें हैं अपने जो बाजारों में लगती हैं, 8 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हैं। इस प्रकार से भारत का यह असंगठित क्षेत्र 93% जनता को रोजगार दे रहा है। अब सवाल यह आता है कि जब यह रोजगार मिल रहा है तो स्वावलंबी भारत अभियान चलाने की जरूरत क्या पड़ी? जी हां,
क्योंकि वैश्वीकरण के कारण सभी देश WTO के सदस्य हो गए हैं और पूरे दुनिया में उद्योग व्यापार चलाने की समान नीतियां बन रही हैं, समान नियम बन रहे हैं, समान कानून बन रहे हैं। तो इस कारण से हमारा जो 93% असंगठित क्षेत्र है, जो लोगों को रोजगार दे रहा है, उनको भी अब इन नियमों के, नीतियों के, कानूनों के दायरे में आना पड़ेगा और ये समय रहते अपने आप को संगठित कर ले। एक तो इस अभियान का ये लक्ष्य है, क्योंकि अगर हम समय रहते स्वयं को संगठित नहीं करेंगे तो बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियां आकर हमें संगठित करने के दाम पर उस व्यापार का कॉर्पोरेटाइजेशन कर लेंगे। इसलिए हम स्वयं को ऑर्गेनाइज्ड कर लें, अपने सभी उद्योग व्यापारों को ऑर्गेनाइज्ड कर लें। दूसरा इसका पक्ष ये है, जो नए युवा हैं, जो अभी उद्योग व्यापार में नहीं हैं, तो उनको इस माइंडसेट में लाना कि नौकरी जब है ही बहुत कम, जैसा कि मैंने बताया कुल 3 करोड़ 80 लाख नौकरियां संगठित क्षेत्र दे रहा है और अपने पास 74 करोड़ युवा 29 वर्ष तक के हैं। देश में जिनकी आयु 29 वर्ष से नीचे नीचे है, ऐसे युवा 74 करोड़ हैं। तो वो अगर बचपन से ही यदि उनमें ये भावना भरी जाए कि पढ़ लिख कर नौकरी करूंगा, और नौकरियां बहुत कम हैं, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आ रही है, आने वाले समय में ये और भी कम होंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी और मशीनें, ऑटोमेटेड मशीनें वो काम करेंगी। तो उनको बचपन से ये भाव भरना, मुझे अपना कोई छोटा मोटा उद्यम खड़ा करना है, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा, नौकरी मांगने वाला नहीं। तो पहला काम है इसका नैरेटिव बिल्डिंग, कि बच्चों को बचपन से ही यह एक मानसिकता बने कि बड़ा होकर मैं अपना ही कोई छोटा मोटा उद्यम करूंगा, या मेरे पिताजी जो उद्यम कर रहे हैं उसको मैं अधिक आगे कैसे बढ़ाऊं, मैं वो करूंगा। तीसरा इसका अभियान का लक्ष्य है, हम उन युवाओं को केवल भाषण नहीं देंगे, हम उनको सहायता करेंगे, हम उनको अवसर उपलब्ध करवाएंगे, हम उनको मार्गदर्शन देंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो उद्यमिता को प्रोत्साहित करती हैं, अनेक बैंक लोन देते हैं, अनेक मंत्रालय उनमें सब्सिडीज देती हैं, माल कैसे बनाना है उसका प्रशिक्षण देती हैं, मशीनें कहां से मिलेंगी उसकी जानकारी देती हैं, माल कहां बेचना है वो मार्केटिंग की जानकारी देती हैं। वो सभी जानकारियां युवाओं तक पहुंचे, हम उसमें भी स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत काम करेंगे। तो कुल मिला के स्वावलंबी भारत अभियान के 2 लक्ष्य हैं, असंगठित क्षेत्र बदलती दुनिया की तौर तरीकों के अनुसार स्वयं को ढाले, इस बारे में उनको जन जागरण करना, उनको अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड पर ले जाना, और दूसरा नए युवाओं को मानसिकता निर्माण करना कि मुझे उद्यम करने वाला बनना है। इसके पीछे एक बड़ा आधार है, वो आधार ये है कि पूरी दुनिया में माल की मांग घट रही है, वहां की जनता बूढ़ी हो रही है और अर्थव्यवस्थाओं का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जहां बूढ़े लोग ज्यादा हो जाते हैं वहां माल की खपत, माल की मांग कम हो जाती है, और जहां युवा ज्यादा होते हैं वहां माल की मांग ज्यादा होती है। युवा 2 जीन्स भी खरीदते हैं, एक आदमी फटी भी खरीदते हैं, बटुआ भी खरीदते हैं, मोबाइल भी समय समय पर बदलते हैं, कंघा भी रखते हैं तो 1-2 रखते हैं। और भारत में इस वक्त विश्व में सर्वाधिक तेजी से मांग बढ़ रही है, पूरी दुनिया में मांग घट रही है और भारत में माल की मांग बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास उतना माल बनाने के लिए उद्योग नहीं है, उतना माल बनाने के लिए उद्यमी नहीं है।
इसलिए विदेशी लोग अपना माल यहां आके बेच जाते हैं, चाहे वो खिलौना हो, चाहे अन्य वस्तुएं हो। हम देखते हैं कि विदेशी माल से भारत। दीपक शर्मा जी, अभी हमने बात करी धरातल की और आपने लक्ष्यों के बारे में विस्तार से हमें बताया। मैं इसी पे अगला प्रश्न पूछना चाहूंगा, तो इस जो लक्ष्य और अभियान में आपको जो जो कठिनाइयां आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमने ये 3 लक्ष्य इस अभियान के लिए हैं 2030 तक, और ये गहरा सोच विचार किया है 1.5-2 साल तक। विभिन्न एक्सपर्ट्स ने, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जी के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों की एक बड़ी टीम ने अध्ययन किया, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स ने अध्ययन किया, ग्रामीण विकास उसके एक्सपर्ट्स ने अध्ययन किया, महिला कल्याण के एक्सपर्ट्स ने अध्ययन किया, समाज का एक बड़ा वंचित वर्ग है उनके एक्सपर्ट्स ने अध्ययन किया। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स ने 1.5-2 साल तक अध्ययन किया, और उस अध्ययन के बाद सर्वसम्मति से निर्णय निकाला कि हम 3 लक्ष्य हम रखेंगे, और ये 3 लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, ये संभव हैं, ये व्यवहारिक हैं। और उसके लिए हमने समय सीमा भी तय करी। 2030 तक इस अभियान में 3 लक्ष्य जो तय किए हैं। पहला है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति की इतनी आमदनी जरूर होगी कि वो अबव पॉवर्टी लाइन हो जाए, अर्थात भारत में कोई बीपीएल नहीं रहेगा। दूसरा लक्ष्य, भारत में जो भी व्यक्ति काम करना चाहेगा उसके पास रोजगार, स्वरोजगार या उद्यमिता, तीनों के लिए पर्याप्त अवसर और मौके होंगे। और तीसरा, अपनी वायु को प्रदूषित किए बिना, नदियों को नाला बनाए बिना, भूमि को बंजर किए बिना, कहने का मतलब पर्यावरण अनुकूल रहते हुए $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था खड़ी करना। ये हमने लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने के लिए रखे हैं। और इसके लिए हमने जो रास्ते तय किए हैं, उद्यमिता, सहकारिता, स्वदेशी और विकेंद्रीकरण, इस प्रकार से एक चौराहे से 4 रास्ते निकलते हैं। तो इसके हमने चतुष्पंक्ति मार्ग, उद्यमिता, सहकारिता, स्वदेशी और विकेंद्रीकरण, इन माध्यमों से, इन रास्तों पे चलकर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप किस आधार पर कहते हैं कि ये अभियान सफल होगा? इसके 2 पक्ष हैं। आध्यात्मिक पक्ष है कि यह भगवान का काम है। अगर किसी गरीब के बच्चे को रोजगार मिले, उसका जीवन स्तर ऊपर उठे, किसी गरीब महिला की आमदनी बढ़े, उसका जीवन स्तर ऊपर उठे, तो ये तो भगवान का कार्य है, तो भगवान करेगा, हम तो निमित्त हैं। दूसरा, इसका भौतिक पक्ष है। तो विश्व के 15 सर्वाधिक बड़े संगठनों ने, जिनका जनाधार भी और जिनका काडर भी भारत नहीं पूरे विश्व में सर्वाधिक बड़ा है, उन्होंने बैठक करके, गहन चिंतन करके और अनेक बैठक करके इस अभियान को स्वीकार किया है कि इस अभियान में हम सभी 15 संगठन पूरी शक्ति और पूरे काडर के साथ लगेंगे। लेकिन हम संगठनों के अपने अपने काम भी रहते हैं, तो हम इस अभियान में कोई एक काम करेंगे। ऐसा करके 15 संगठनों ने अपना एक एक काम बांट लिया है, और उसके संयोजन का काम, कोऑर्डिनेशन का काम, जैसे माला में मोती होते हैं तो एक धागा उनको सबको पिरो के माला के रूप में बना देता है, तो संयोजन का काम वो स्वदेशी जागरण मंच को दिया गया है। वो संगठन हैं भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ, किसानों के लिए भारतीय किसान संघ, छोटी फैक्ट्री वालों के लिए लघु उद्योग भारती, युवाओं में ये अपना सक्षम है, दिव्यांगों के लिए सक्षम है। इस प्रकार से जो बड़े संगठन हैं जो अपने अपने एरियाज के एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने इसको ऑन किया है
तो हमारा मानना है कि ये अभियान निश्चित रूप से एक सफल आखिरी होगा। सवाल मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, समाज को इससे क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा? समाज की आज की अगर आप किसी से भी बाहर निकल के पूछ लें, पहली सबसे बड़ी समस्या क्या है, समाज के किसी भी वर्ग से पूछ लें, युवाओं के किसी भी वर्ग से पूछ लें, भाई आप क्या चाहते हो, तो उसकी पहला उसके मुंह से निकलने वाला शब्द होगा, मुझे कोई अच्छा सा मेरी योग्यता के अनुसार रोजगार मिल जाए। तो यह अभियान में हमारा विश्वास है कि समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और मेरा यह मानना है देश में और समाज में बाकी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनमें से अधिकांश बेरोजगारी के कारण ही उत्पन्न होती हैं। युवाओं का भटकना, युवाओं का नशाग्रस्त होना, युवाओं का देशद्रोही हाथों में जाना, युवाओं का अपराध की तरफ जाना, ऐसी अनेक समस्याओं का मुख्य कारण बेरोजगारी ही होता है। और हमारा विश्वास है अगर हम बेरोजगारी को समाप्त कर पाएंगे तो समाज को अनेक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। मेरा सवाल यह है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि हम लोग स्वरोजगार की हम लोग बात कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि लोग अपने खुद के उद्योग धंधे की शुरुआत करें, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि हमने अगर फंडिंग लेकर के अपने उद्योग की शुरुआत कर दी, लेकिन उस हमारे उद्योगों में जो सामान निकलेगा फंड करके वो हम लोगों को कैसे बचाए। मेरा कहने का मतलब है कि मार्केटिंग वाला जो पार्ट है उसके बारे में क्या कोई रास्ता सुझाया जाएगा? जैसे कि मैंने अपने पहले भी बताया, भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। दुनिया की सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि दुनिया में 1 या 2% ग्रोथ रहेगी, भारत की ग्रोथ 6-7% अनुमानित है। हमारे पास हम सप्लाई कंस्ट्रेंट देश हैं, मतलब हमारे पास बाजार है, हमारे पास ग्राहक हैं, हमारे पास मांग है, लेकिन हमारे पास माल नहीं है। दुनिया के देशों में मांग नहीं है, वो डिमांड कंस्ट्रेंट देश हैं। वहां मांग नहीं है किंतु उन्होंने अपने उत्पादन तंत्र इतने खड़े कर लिए हैं कि वो अपने माल को यहां भेजते हैं। इस पूरे अभियान का जो विजन है वो ये है कि हमारे देश की मांग को हम खुद पूरा करेंगे। तो जिसमें जो मार्केटिंग का पक्ष आता है तो उसमें इसी का उत्तर आ जाता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। आवश्यकता है यहां उद्यमी खड़े हों, उनके हम हाथ पकड़ें, उनका मार्गदर्शन करें, तो वो उद्यमी स्वयं इतने बेस्ट ब्रेन हैं कि वो दुनिया की कंपनियों के सीईओ बन जाते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे भारत के जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, जो छोटी छोटी गलियों में हैं, छोटे छोटे कस्बों में हैं, उनको हैंड होल्डिंग हो, समय पर जानकारियां हो, मार्गदर्शन हो, तो वो इस बाजार से उत्पन्न होने वाली मांग को अपने उद्यमों से पूरा करेंगे। एक बात ये। दूसरा, इसमें अनेक प्रश्न आएंगे, लेकिन वो प्रश्न उस माइंडसेट से आएंगे जो माइंडसेट दुनिया में प्रचलित है। यूनाइटेड नेशंस, जो किसी सरकार ने नहीं लिया, जो समाज ने लिया है। यह विश्व का पहला अभियान है जो कि समाज ने लिया है कि मैं अपने देश की बेरोजगारी को खत्म करूंगा, गरीबी को खत्म करूंगा और $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। तो इसका इंसानी मैनेजमेंट नहीं है, इसका आसमानी मैनेजमेंट है, रूहानी मैनेजमेंट है। जैसे नदी का होता है, जब नदी निकलती है तो नहर की तरह उसकी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होती, रास्ता तय नहीं होता। नदी खाई आती है तो उसको भरकर चलती है, पहाड़ आती है तो उसको किनारे से निकलती है, चट्टान आती है तो उसको घिसकर गोल करते हुए अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचती है। तो ये स्वावलंबी भारत अभियान कुछ इसी प्रकार का अभियान है। इतना हमें जरूर पता है कि हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा बाजार है और उस बाजार को, मांग को पूरा करने के लिए हमारे पास 200 करोड़ हाथ हैं। उन फैक्ट्रियों में पैसा लगाने के लिए हमें किसी विदेशी निवेश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
2022-23 में कितना विदेशी निवेश आया? 71 अरब डॉलर, और सटीक कहे तो 70.97 अरब डॉलर। और भारत के लोग एक वर्ष में कितना सोना खरीद लेते हैं? 450 अरब डॉलर का। भारत के लोग एक वर्ष में कितनी बचत कर लेते हैं? बचत हमारे जीन्स में है, हमारी लोकोक्तियों में लिखा है, तेते पांव पसारिए लेती लांबी सोड़, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नतीजा ठन ठन गोपाल। तो हमारी जेनेटिक क्वालिटी है, हम बचत करते हैं। और भारत के लोगों की घरेलू बचत कितनी है 2023 की? 450 अरब डॉलर। भारत के लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, लगभग 3 करोड़ इंडियन डायस्पोरा है जो हमारे युवा विदेशों में गए हैं, वहां कमाते हैं, पैसा यहां भेजते हैं। कितना भेजते हैं? 100 अरब डॉलर। तो भारत की एक वर्ष में 450 अरब डॉलर की घरेलू बचत है। 450 अरब डॉलर का भारत के लोग सोना खरीद लेते हैं। 100 अरब डॉलर विदेशों में बैठे भारतीय भारत में भेज देते हैं, 1000 अरब डॉलर। और पिछले वर्ष एफडीआई कितना आया? 70.97 अरब डॉलर। तो हमारे पास पर्याप्त पूंजी है, हमारे पास 200 करोड़ हाथ हैं, हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, हम विश्व का सबसे बड़ा युवा देश हैं, और यह अवसर हमारे पास 2042 तक है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है, हम इसे स्वर्ण काल कहते हैं। इन तीनों चीजों का अगर हम ठीक से संयोजन करते हैं, परिश्रम करने वाले हाथ, यह पूंजी और भारत का बाजार, तो हम गांव-गांव तक इतना विशाल और विराट उत्पादन तंत्र, लाखों फैक्ट्रियों का तंत्र खड़ा कर लेंगे कि 2042 के अमृत काल के बाद भी, स्वर्ण काल के बाद भी, अनेक सैकड़ों वर्ष तक हम विश्व के सबसे समृद्ध देश बने रह सकते हैं। और अतीत में ऐसा ही था। 1750 वर्षों तक, आज हम 2023 में हैं, 1750 वर्षों तक हम विश्व के पहले या दूसरे नंबर के सर्वाधिक समृद्ध, विश्व जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा रखने वाले देश रहे थे। उसी रास्ते पर दोबारा आना है।